वंदना की राजीव से मुलाकात एक एजुकेशनल कैंप में हुई थी जो विश्वविद्यालय की तरफ से लगाया गया था, जहां दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, फिर हमेशा के लिए जुदा हो गए। इस सीमित समय में दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, मगर दिल की बात दिल में ही रह गई। वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को भूल गए। वंदना की जिंदगी में अमित आया। अमित के पापा बहुत बड़े अफसर थे, काफी अमीर परिवार था, जबकि वंदना का मिडिल क्लास परिवार उसके आगे कहीं नहीं टिकता था। इसके बाद भी दोनों का प्यार परवान चढ़ा, जिसकी परिणति विवाह पर जाकर खत्म हुई। मामूली से क्वार्टर में रहने वाली वंदना के लिए ससुराल किसी महल से कम नहीं था। नौकर चाकर, कार, रुतबा, सब कुछ उसे एकाएक मिल गया। अगर नहीं मिला तो वह सम्मान जिसकी वह हकदार थी। सास उसे हमेशा हिकारत भरी नज़रों से देखती थी। इसका बहुत बड़ा कारण था वंदना का उसकी अपेक्षा निम्न स्तर का होना। पढ़ाई लिखाई, रंग रूप, सब में वह बीस थी, जिस पर सास का रवैया उसके लिए भारी पड़ रहा था। वे उसे अपने किचन तक में घुसने नहीं देती। परेशान होकर वंदना ने अपनी रसोई दूसरी जगह कर ली। इसके बावजूद उनके रवैये में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन तंग आकर वंदना ने अमित से कहा, मेरा यहाँ दम घुटता है। मम्मी मुझे किसी भी चीज़ में हाथ लगाने नहीं देती, जब तब ताने देती हैं कि मैंने तुम्हें फांस लिया। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अमित ने कहा, कुछ नहीं ठीक होगा। 8 महीने हो गए, आज भी उनके तेवर जस के तस हैं। क्या तुमने शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की है? सुनकर अमित को अटपटा लगा। जो चीज़ गुजर गई उसके बारे में सवाल उठाने का क्या तुक। माना कि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की, तो भी क्या आप तलाक ले लें? अमित के पापा को इस शादी पर कोई एतराज नहीं था, मगर उसकी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार न थी। अमित की जिद थी, सो बेमन से इस शादी में शरीक हुई। अमित को भरोसा था कि एक दिन माँ वंदना के गुणों से प्रभावित होकर उसे अपना लेंगी। क्या सोच रहे हो? वंदना ने उसकी तंद्रा तोड़ी। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या हम अलग घर लेकर नहीं रह सकते? जाहिर है अमित को अच्छा नहीं लगा, मगर संयत रहा। एक ही शहर में अलग अलग घर लेकर रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मम्मी से नहीं निभ रही, मगर पापा, वे तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर दूसरी जगह रहने जा रहा है। वंदना पर अमित की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे आखिरकार अपने मायके में आकर रहने लगी। मायके आकर उसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। इस बीच अमित उससे मिलने आता रहा। जब भी वह आता उसे उसके फैसले पर पुनः विचार करने का दबाव बनाता, मगर वह अपने फैसले पर अडिग रहती। अमित को वंदना की कमी हमेशा खलती। ऐसा ही हाल वंदना का भी था। खुश थी तो उसकी सास। अच्छा हुआ जो चली गई, इसी बहाने छुट्टी मिली। अमित के पापा से अमित की मनोदशा छिपी न थी। उन्हें यह सब देखकर तकलीफ होती। एक दिन सब खाने की टेबल पर बैठे थे तो अमित के पिता ने वंदना का प्रसंग छेड़ा। सुनते ही माँ बिफर गई। आपको उसके जाने का ज़्यादा तकलीफ है? ऐसा है तो आप ही उसके पास जाकर रहिए। वह तुनकते हुए आगे बोली, मैं अमित की दूसरी शादी कर दूंगी। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। अमित के पापा बिगड़े। दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। अमित से रहा ना गया। वह बोला, मम्मी, आपने जरा सी भी समझदारी दिखाई होती तो वंदना घर छोड़कर नहीं जाती। तुझे वंदना की इतनी ही फिक्र है तो चला जा उसके पास। वे रुआंसी हो गई। चला जाएगा, शादी की है तो निभानी पड़ेगी। अमित के पिता बोले। माँ उठकर जाने लगी। उन्हें अमित के पापा की बात नागवार लगी। अगले दिन अमित अपने पापा की बात मानकर वंदना के साथ अलग रहने लगा। 5 साल गुजर गए। इस बीच वह एक बच्चे की माँ बनी। बच्चे का नाम आरव रखा। बच्चा 3 साल का हो गया तभी एक दुर्घटना घटी। अमित कार एक्सीडेंट में चल बसा। दोनों परिवारों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अमित के पापा से रहा ना गया। वे अमित की माँ से बोले, हमें बेटे का सुख नहीं मिला, क्या बहू और पोते का भी नहीं मिलेगा? सुनकर वह सुबकने लगे। उसे अपने किए पर पछतावा था। दोनों की रजामंदी से अमित के पापा ने वंदना को ससुराल में रखने का मन बनाया, जिसे वंदना ने ठुकरा दिया। वह बोली, जब पति ही नहीं रहा तो कैसा ससुराल? अमित की माँ चिढ़ गई। उसे इसमें वंदना का अहंकार नजर आया। वंदना ने सरकारी स्कूल में आवेदन दे दिया। जल्दी उसे नौकरी मिल गई। उसकी पहली पोस्टिंग रांची में हुई। स्कूल शहर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में था। उसने अपना ठिकाना शहर में ही बनाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें भुला पाना आसान नहीं होता। जब भी वह अकेले होती, अतीत में डूब जाती। अतीत एक एक कर चलचित्र की भांति उसकी निगाहों के सामने घूमने लगा।
ऐसे ही भावुक पल में जब अमित की तस्वीर आती तो वह खुद पर नियंत्रण न कर पाती, आंख के दोनों कोर भीग जाते, जिसे जल्दी वह पोंछ डालती। वह अपने बच्चे के सामने खुद को कमज़ोर नहीं होने देना चाहती थी। वंदना के पापा गांव में खेती बाड़ी करते थे। उनकी नज़र में एक दुहाजू लड़का था जो सरकारी विभाग में क्लर्क था, मगर वंदना ने उसे इनकार कर दिया। लड़का कहीं से भी उसके लायक नहीं लगा। फिर कौन दूसरे के जन्मे बच्चे को पालेगा। एक तरह से वंदना ने शादी न करने का निर्णय कर लिया। आरव 8 साल का हो चुका था। तभी वंदना की जिंदगी में राजीव ने आकर हलचल पैदा कर दी। राजीव, जिसे वह लगभग भूल चुकी थी, एक मॉल में खरीदारी करते हुए दिखा। वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ। वंदना, वह मुस्कुराया, पहचान लिया। वंदना हंसी, क्यों नहीं पहचानूंगा, हम दोनों ने एक साथ कैंप में 10 दिन जो गुजारे हैं। मुझे आज भी याद है जब तुमने अपने हाथों से मेरे लिए सैंडविच बनाया था। राजीव बोला, जानते हो, मुझे तब सिवाय चाय बनाने के कुछ नहीं आता था। पता नहीं कैसा बना था। वंदना का चेहरा बन गया। बहुत अच्छा बना था। उसने आसपास नजरें घुमाई। तुम्हारे पति नहीं दिख रहे? यह प्यारा सा बेटा तुम्हारा है? उसने नजरें झुकाकर उस बच्चे के गालों पर हाथ फेरा। हाँ, मेरा ही बेटा है आरव, कहकर वंदना का चेहरा कुछ पल के लिए उदास हो गया। राजीव ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। चलो पास के किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। राजीव का यह प्रस्ताव उसे अच्छा लगा। पति एक एक्सीडेंट में चल बसे, यही एकमात्र संतान है मेरा। इसे पाल पोस कर एक अच्छा इंसान बनाना है। दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? आया था, मगर कोई मिले तब ना। अब तो मैंने आस भी छोड़ दी है। नियति जहाँ ले जाएगी वहीं चली जाऊंगी। वंदना ने वो सांस ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वंदना निराशा से उभरी। मैं एयरफोर्स में हूँ, यहीं पोस्टिंग मिली है। पत्नी बच्चे? वंदना के इस सवाल पर उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान तिर गई। तलाक का केस चल रहा है। शाम गहरानों की थी, सो बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म कर दोनों अपने अपने घर लौट आए। एक सप्ताह बाद राजीव वंदना से मिलने उसके घर आया। उसे देखते ही वह भाव विह्वल हो गई। राजीव उसका पहला प्यार था, जिसकी चिंगारी समय की राख में कहीं दब गई थी, आज फिर से उभरने लगी थी। उसका जी आया कि राजीव के गले लगकर खूब रोए, पर किस अधिकार से? उसने अपने जज्बात पर नियंत्रण रखा। कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच राजीव ने उसकी निजी जिंदगी को कुरेदा। उसने कुछ नहीं छुपाया, एक एक कर अपने अतीत के सारे पन्ने खोलकर रख दिए। राजीव को उससे सहानुभूति थी। बातों बातों में उसने वंदना से पूछा, क्या अकेलापन काटने के लिए नहीं दौड़ता? यह सुनकर वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक गहरी वेदना का एहसास था। वह वेदना जो जीवन साथी के न रहने पर एक अकेली स्त्री को झेलनी पड़ती है। तभी राजीव के फ़ोन की घंटी बजी। वह मोबाइल लेकर एक तरफ चला गया। लौटा तो उस चेहरे पर निराशा थी। वंदना को जिज्ञासा हुई, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? पहले तो उसने ना नुकुर किया, पर जब उसे लगा कि वंदना कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो रही है तो बोला, मेरी पत्नी का फ़ोन था। वंदना ने आगे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। हाँ, इतना ज़रूर था कि उसका दिल पहले की तरह सामान्य नहीं रहा। क्यों? यही तो वंदना को समझना था। आखिर किस अधिकार से वह राजीव पर इतना भरोसा कर रही है? वह शादीशुदा आदमी है, उसका अपना परिवार है। क्या वह अपनी मर्यादा नहीं तोड़ रही? बहरहाल इस समय यह सब सोचने का वक्त नहीं था। वह तो बस राजीव के रूप में पिछला प्यार लौट आने की खुशी से लबरेज थी। वह इस पल को जी लेना चाहती थी। लंबे समय से पुरुष संसर्ग से वंचित वंदना के लिए यह एक भावानुभूति पल था। तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो, वंदना ने पूछा। मेरी जिंदगी भी तुम्हारी तरह विडंबनाओं से भरी हुई है। राजीव भरे मन से बोला, मैं कुछ समझी नहीं। वंदना असमंजस में थी। राजीव ने एक एक कर अपने अतीत के सारे पन्ने खोलकर रख दिए। वंदना को जानकर अच्छा ना लगा। इतना होनहार, काबिल, हैंडसम पति की पत्नी इस तरह हो सकती है? कैसे उसका दिल किसी और के साथ गुलछड़े उड़ाने को करता है, वह भी बिना तलाक के? राजीव ऐसा शरीफ की कभी अपनी पत्नी से जोर जबरदस्ती नहीं की। दूसरा मर्द होता तो 1 मिनट में ऐसी बेशर्म पत्नी को ठीक कर देता। सोचकर वंदना का मन तिक्त हो गया। तुमने तलाक की अर्जी दी? वंदना ने पूछा। हाँ, पर क्या तलाक होना इतना आसान नहीं होता? हाँ, पर क्या तलाक होना इतना आसान होता है? काफ़ी रुपयों की डिमांड करती है, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तब क्या करोगे? यही सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। आए दिन फ़ोन करके मुझे ब्लैकमेल करती है। मैं ठहरा सरकारी मुलाजिम, जरा सी ऊंच नीच हो गई तो कहीं का नहीं रहूँगा। रहती कहाँ है? मेरे ही फ्लैट में। मेरा एक बेटा भी है, घर खर्च भेजता हूँ। सो अलग। बंद कर दो, अकल ठिकाने लग जाएगी। वंदना तैश में बोली।
ऐसे कैसे कर दूं? जब तक तलाक नहीं हो जाता वह मेरी पत्नी है। वंदना सोचने लगी कि ऐसी औरत है जो अपना गृहस्थ जीवन ठीक से नहीं रख सकती। उसके दिल में राजीव के प्रति सहानुभूति और बढ़ गई। कहीं यह सहानुभूति प्रेम का प्रथम पायदान तो नहीं? कुछ कुछ वंदना को ऐसा ही लगा। उस रोज राजीव के जाने के बाद वंदना की दिनचर्या में एक बदलाव आया। कल तक जो जिंदगी उसके लिए बोझ थी, आज एकाएक खूबसूरत लगने लगी। उसकी ख्वाहिशों के पंख लग गए और राजीव के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगी। जब भी वह शाम को खाली होती, राजीव के साथ मोबाइल पर बैठ जाती। दोनों ही घंटे बातें करते। वंदना का यह हाल था मानो वो प्रेम का कहकहा सीख रही हो राजीव से। जब तलाक हो जाएगा तब हम दोनों शादी कर लेंगे। तलाक जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है। आरव भी तुमको पापा के रूप में देखने लगा है। उस रोज तुम्हारे साथ कितना घुल मिल गया था। ऐसा लगा मानो सालों का रिश्ता हो। मोबाइल पर यही सब बात होती रहती। अब राजीव को जब इच्छा होती वंदना के पास चला आता। उसके बेटे के लिए वह परिवार का सदस्य हो गया था। वैसे भी वह अबोध था। राजीव के लिए वंदना का घर अनजाना नहीं रहा। जब भी वह आता, वंदना और उसके बच्चे की जरूरतों के हिसाब से घर गृहस्थी का सामान खरीदते हुए आता। वंदना मना करती तो कहता, क्या मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ? इसके आगे वंदना को कोई जवाब नहीं सूझता। राजीव आरव के साथ खूब मस्ती करता। यह देखकर वंदना निश्चिंत थी। वंदना को पूरा विश्वास था कि राजीव से शादी हो जाएगी तो आरव को उसे पिता के रूप में अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से वह शादी से कतराती थी। पिता के न रहने पर आरव कितने सवाल करता है। वंदना को समझ में नहीं आता कि कैसे उसे रास्ते पर लाए। ऐसे में राजीव का आना माँ बेटे के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। धीरे धीरे 1 साल गुजर गए। दोनों के संबंध पति पत्नी की तरह बन गए थे। एक दिन फ्लैट की एक पड़ोसन ने राजीव के बारे में वंदना से सवाल किया, जिसे सुनकर उसे अच्छा न लगा। उस रात जब दोनों हम बिस्तर थे तब वंदना ने इस घटना की चर्चा की। तुम बेकार लोगों की बातों पर गौर करती हो। जैसे ही तलाक मिलेगा मैं तुझसे शादी करके इन लोगों के मुंह पर तमाचा मार दूंगा। वंदना को तत्काल राहत मिली, मगर मन में उठने वाले सामाजिक रुसवाइयों को लेकर उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। देखते देखते 3 साल गुजर गए। इस बीच राजीव जब कभी दिल्ली अपनी पत्नी के पास जाता तो उसका एक ही जवाब होता, तलाक के सिलसिले में जा रहा हूँ, तारीख पड़ी है। एक दिन वंदना से रहा ना गया। वो तल्ख स्वर में बोली, वह चाहती क्या है? उसने 30 लाख रुपए की डिमांड की है, साथ में हर महीने 60,000 घर खर्च। कहाँ से इतना रुपया लाऊं? राजीव झल्लाया। उसके तेवर देखकर वंदना ने खुद को संयत किया। तुम्हें इतना देने में परेशानी क्यों हो रही है? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रही 60,000, अगर वो तुम्हारी सैलरी का आधा ले लेती है तो देकर छुट्टी पाओ। मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ, आराम से रह लेंगे। वंदना को लगा कि इसे सुनकर राजीव का सारा तनाव खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसा तुम समझती हो वैसा कुछ नहीं है। वह एक नंबर की चालाक है। आज 30 मांगी है, कल 40 की डिमांड करेगी। इसलिए सोचता हूँ कि कोर्ट जो भी फैसला लेगा वही ठीक रहेगा। राजीव ने कहा। भले ही सारी जिंदगी निकल जाए, वंदना बोली, तुम मुझे अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर दो, मैं उससे बात करूंगी। तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। राजीव एकदम घबरा गया। यह हमारा आपसी मामला है। वक्त निकलता जा रहा है, आरव बड़ा होता जा रहा है। पता नहीं आगे वह इस रिश्ते के लिए तैयार होगा भी या नहीं। तुम फालतू में परेशान होती हो, सब ठीक हो जाएगा। उसका हाथ अपने हाथ पर लेते हुए राजीव यूं बोला मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी निश्चिंतता वंदना को बेचैन करती। उसकी स्थिति परकटे परिंदे की तरह हो गई थी, ना उड़ सकती थी और ना दूर तक चल सकती थी। एकाएक वंदना ने अपना हाथ खींच लिया। राजीव को अटपटा लगा। वंदना भरे गले से बोली, राजीव, तुम्हें कुछ ना कुछ फैसला लेना ही होगा। राजीव के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कल तक वह सहज थी, मगर आज बेहद गंभीर और निर्णायक मूड में थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? उसने वंदना को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए उसे बाहों में भर लिया। डार्लिंग, इतना परेशान क्यों होती हो? कुछ महीनों की बात है। वकील ने कहा है कि अब फैसला होने में देर नहीं होगी। इसमें नई बात क्या है?
उसकी पकड़ से दूर होती हुई वंदना बोली, साल भर के लिए कहा था, अब 3 साल हो रहे हैं। तलाक में परेशानी क्या आ रही है, उसका खुलासा भी नहीं करते। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। अपनी कोशिशें नाकाम होते हुए देख राजीव सोफे पर बैठ गया। वंदना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसमें टेसुए बहाने की क्या जरूरत है? हमने जो किया आपसी सहमति से किया। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर तुम इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहती हो तो मेरी तरफ से आज़ाद हो। राजीव, वंदना चीखी, 3 साल पति पत्नी की तरह रहे हम दोनों, और आज कह रहे हो कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ? जिस्मानी संबंध बनाते हुए तुमने मुझे क्या आश्वासन दिया था? मैं कोई वेश्या हूँ जो तुमसे अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरा करने के लिए जुड़ी? हाँ, दिया था कि जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा। राजीव बोला, मगर तलाक हो तब ना, कब तक होगा? वंदना के इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे संभालने की नीयत से बोला, वंदना, इतना आवेशित मत हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जाने वाला नहीं, बस थोड़ा इंतज़ार करो। जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तुम कभी नहीं करोगे। वंदना ने मानो उसके मन की बात पकड़ ली हो। वह आगे कही, मुझे तुम दोहरे चरित्र के आदमी लगते हो। मुझे तो यह भी शक है कि तुम्हारा मुकदमा चल भी रहा है या नहीं। राजीव निरुत्तर था। उस रोज किसी तरह वह वंदना के सवालों से बचकर निकल आया। वंदना की मनोदशा देखकर वह अंदर ही अंदर भयभीत था। उसे सपने में भी भान नहीं था कि वंदना शादी को लेकर इतना संजीदा है। वह भरसक चाहती थी कि जल्द से जल्द उन दोनों की शादी हो जाए ताकि असुरक्षित जिंदगी से छुटकारा मिल सके। 2 दिन राजीव उसके पास नहीं आया। वंदना को लगा कि वह उससे नाराज है। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे इस बात के लिए बेहद अफसोस हुआ कि क्यों राजीव पर तोहमत लगाई। हो सकता है वह जो कह रहा हो सही हो। उसने राजीव को फ़ोन लगाकर माफ़ी मांगना चाहा, मगर उसने उठाया नहीं। बार बार स्विच ऑफ के संकेत मिल रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या राजीव उससे अपने अपमान का बदला ले रहा है? सोचकर वह सिहर गई। मन आशंकाओं से भर गया। वह अपने आप को दोषी मानने लगी। मगर अगले पल यथार्थ के धरातल पर आई तो लगा जो कहा सही कहा। जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती। ऐसे कब तक चलेगा? कल आरव परिपक्व हो जाएगा, तब भी क्या इस रिश्ते को उसी रूप में लेगा जैसे लेता आया है? परिपक्वता आएगी तो निश्चय ही उसे यही लगेगा कि मैं चरित्रहीन हूँ। फिर तो अपने बेटे की नज़रों से भी गिर जाऊंगी। वंदना ने कई बार राजीव से बात करने की कोशिश की, मगर हर बार उसे नाकामी हाथ लगी। उसकी आकुलता बढ़ती ही जा रही थी। काफ़ी सोच विचार कर उसने उसके क्वार्टर जाने का फैसला किया। 3 साल में वह पहली बार उसके क्वार्टर जाएगी। ना राजीव ने कहा, ना ही उसने कभी जाने का दबाव डाला। रूम पर ताला लगा था। पड़ोस की महिला ने बताया कि वह अपने घर दिल्ली गया है। क्यों के सवाल पर बोली, आपको पता नहीं, उनकी पत्नी की तबीयत एकाएक खराब हो गई है। सन्न रह गई वंदना यह सुनकर। एक चरित्रहीन पत्नी के लिए आज भी एक चरित्रहीन पत्नी के लिए आज भी इतना लगाव, जो मुझसे बिना बताए चला गया। यह छल नहीं है तो क्या है? जब तक मेरे पल्लू से बंधा था, सिवाय उसकी बुराई उसे कुछ नहीं सूझता था। और आज एकाएक उसकी बीमारी की खबर सुनते ही दिल्ली भाग गया। सोचकर वंदना से ना रोते बन रहा था और ना ही हंसते। किसी तरह भारी कदमों से चलकर अपने घर आई। रह रहकर उसके सामने राजीव का चेहरा आ जाता। उसने उसे पहचानने में कितनी बड़ी भूल की। वह राजीव से ज़्यादा खुद को कसूरवार मानने लगी। क्या ज़रूरत थी राजीव पर इतना भरोसा करने की? राजीव से वंदना की जान पहचान कितने दिनों की थी? मात्र एकाध हफ्ते की। इतने कम समय में किसी के मूल चरित्र को समझ पाना संभव है? जाहिर है नहीं। इस पर वह भावनाओं पर नियंत्रण न रख सकी। राजीव पर भरोसा करके उसे सब कुछ सौंप दिया। उसका मन खचोटने लगा। क्या वह कभी अपने आप को माफ कर पाएगी? अब वंदना समझ चुकी थी कि वह चली जा रही है। दुश्चिंताओं में डूबी थी वंदना कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन राजीव ने किया था। यह आग में घी से कम नहीं था वंदना के लिए। फोन क्यों किया? तुम्हारा मिस कॉल आया था। पत्नी कैसी है? वंदना ने तंज कसा।
मैं कुछ समझा नहीं। बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता चल चुका है। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है और हाँ, ये सच है कि मेरी अपनी पत्नी के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है। मगर मेरी भरसक कोशिश यही है कि सब कुछ सामान्य हो जाए। कोई अपने बसे-बसाए घर को तबाह होते नहीं देख सकता। मेरा एक बड़ा बेटा है, अब क्या मैं उसे खोना चाहूँगा? जैसे ही वह फ़ोन रखने जा रहा था, वंदना ने रोका। मेरी भी सुनते जाओ, यह मत समझना कि मुझसे छलकर तुम चैन से जी लोगे। तुमने दो जिंदगियां बर्बाद की हैं, एक मेरी, दूसरी मेरे बेटे की। पर याद रखना, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपने पहचान के साथ जीऊँगी। नहीं ज़रूरत है मुझे तुम जैसे कायर जीवन साथी की। अच्छा हुआ जो तुमने पहले ही अपनी असलियत बता दी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाती। कहते कहते वंदना की आंखें छलछला आई। राजीव ने फ़ोन काट दिया। तभी वंदना की नज़र सामने खड़े आरव पर गई। ऐसा लगा वह दोनों की बातें सुन रहा था। आरव स्कूल से कब आया? अभी इसी उधेड़-बुन में थी कि वह अपनी माँ के करीब आया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, तुम रो मत। ऐसे गंदे आदमी की मुझे भी ज़रूरत नहीं। इतनी समझदारी की बात करने वाला 11 वर्षीय बेटे को उसने गोद में भर लिया और फूट-फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।